डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। मिशन बंगाल पर पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह का बड़ा ऐलान। बंगाल में बीजेपी सरकार आई तो सील करेंगे बांग्लादेश बॉर्डर, भारत से चुन चुन कर निकालेंगे घुसपैठिए। अमित शाह का ममता पर हमला, बोले ममता नहीं रोक सकती घुसपैठ। अमित शाह पर ममता बनर्जी का पलटवार, ममता ने कसा तंज, शकुनी का चेला दुशासन बंगाल आया, घुसपैठ सिर्फ बंगाल से तो क्या पहलगाम हमला आपने कराया। केंद्रीय इस्पात राज्य मंत्री का बोकारो दौरा, केंद्रीय इस्पात राज्य मंत्री भूपति श्रीनिवास राजू वर्मा का बड़ा ऐलान। बीएसएल प्लांट का होगा विस्तार, 4.5 मिलियन टन से बढ़कर 6 मिलियन टन की होगी क्षमता। मध्य प्रदेश के इटारसी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री को बम से उड़ाने की धमकी, ईमेल के जरिए बम से उड़ाने की दी गई धमकी। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की सुरक्षा बढ़ाई गई, जांच जारी। बांग्लादेश की पूर्व पीएम खालिदा जिया का निधन, 80 साल की उम्र में मिली अंतिम सांस। पीएम मोदी ने पुरानी तस्वीरें शेयर कर निधन पर जताया दुख। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अंकिता सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पश्चिम बंगाल के 3 दिवसीय दौरे पर कोलकाता पहुंचे। राज्य में अगले वर्ष होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर शाह का ये दौरा काफी अहम माना जा रहा है। शाह का यह दौरा आगामी विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा की रणनीति और रुख तय करने पर केंद्रित होगा। पश्चिम बंगाल के दौरे पर पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह ने कोलकाता में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर टीएमसी सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा, 15 साल में बंगाल भय, भ्रष्टाचार और घुसपैठ का शिकार हुआ है। शाह ने दावा किया कि 2026 में बीजेपी की सरकार बनने पर घुसपैठियों को चुन चुनकर बाहर किया जाएगा, विकास को तेज किया जाएगा और बंगाल की सांस्कृतिक विरासत को पुनर्जीवित किया जाएगा। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, बंगाल की सीमा से हो रही घुसपैठ सिर्फ राज्य का नहीं बल्कि पूरे देश की सुरक्षा से जुड़ा मामला है। उन्होंने जोर देकर कहा कि देश की संस्कृति और सुरक्षा को बचाने के लिए बंगाल की सीमाओं को सील करने वाली सरकार जरूरी है। शाह ने दावा किया कि यह काम टीएमसी नहीं बल्कि केवल भाजपा ही कर सकती है। जो बंगाल का आज बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा बना है, देश भर में जहां जहां एनडीए सरकार है, भाजपा सरकारें हैं, हमने गरीब कल्याण को प्राथमिकता दी है। यहां पर भी गरीब कल्याण को प्राथमिकता दी जाएगी और इस सब के साथ साथ एक ऐसी मजबूत राष्ट्रीय ग्रिड बनाएंगे जो बंगाल से घुसपैठ को समाप्त कर देंगी। इंसान छोड़ दीजिए, परिंदा भी पैर नहीं मार पाए, इस प्रकार की एक मजबूत ग्रिड की रचना हम करेंगे और न केवल घुसपैठ रोकेंगे, सारे घुसपैठियों को चुन चुन कर भारत के बाहर निकालने का काम भी भारतीय जनता पार्टी की बंगाल सरकार करेगी। गृह मंत्री अमित शाह बंगाल की सीएम ममता बनर्जी पर हमला किया तो ममता बनर्जी ने भी पलटवार किया। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने कहा कि शकुनी का चेला दुशासन बंगाल में जानकारी जुटाने आया है। जैसे ही चुनाव आते हैं, दुशासन और दुर्योधन दिखाई देने लगते हैं। आज बीजेपी कह रही है कि ममता बनर्जी ने जमीन नहीं दी, तो फिर पेट्रोपोल और अंड्राल की जमीन किसने दी। बांकुरा में आयोजित कार्यक्रम में ममता ने कहा, बीजेपी कहती है कि घुसपैठिए सिर्फ बंगाल से ही आते हैं। अगर ऐसा है तो क्या पहलगाम में हमला आपने कराया था? दिल्ली में जो घटना हुई उसके पीछे कौन था? बीजेपी एसआईआर के नाम पर लोगों को परेशान कर रही है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज पटना के राजेंद्र नगर में 21 एकड़ के भूखंड पर नवनिर्मित डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साइंस सिटी के विभिन्न भागों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने पूरे परिसर एवं विभिन्न गैलरियों, वैज्ञानिक प्रदर्शनों का सूक्ष्मता से अवलोकन किया। मुख्यमंत्री ने वहां उपस्थित बच्चों से मुलाकात की और उनका उत्साह हर्षवर्धन किया। परीक्षण के क्रम में भवन निर्माण विभाग के सचिव कुमार रवि ने मुख्यमंत्री को डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साइंस सिटी में उपलब्ध सुविधाओं और व्यवस्थाओं से संबंधित विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इस साइंस सिटी में विज्ञान आधारित 5 गैलरी, 269 रोचक विज्ञान प्रदर्शन, ऑडिटोरियम, 4D थिएटर तथा
छात्रों एवं शिक्षकों के लिए डॉर्मेट्री की सुविधा प्रमुख आकर्षक का केंद्र है। निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साइंस सिटी बहुत अच्छा बना है। इस साइंस सिटी को विशिष्ट आइडियाज के साथ बनाया गया है। यह साइंस सिटी विज्ञान और नवाचार का एक ऐसा आधुनिक केंद्र है जो सभी आयु वर्ग के लोगों को आकर्षित कर रहा है। देश में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी को जानने समझने के लिए यह आकर्षक और अनूठा केंद्र है। युवा वर्ग के बीच विज्ञान के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से इस साइंस सिटी का निर्माण किया गया है। यह आने वाला छात्र छात्राओं को विज्ञान की मूलभूत बातें, गतिविधियों और विज्ञान के सिद्धांतों को सरलता से समझने में सुविधा होगी तथा विज्ञान में उनकी रुचि बढ़ेगी। बोकारो दौरे पर आए केंद्रीय इस्पात राज्य मंत्री भूपति श्रीनिवास राजू वर्मा ने कहा कि BSL प्लांट का 4.5 मिलियन टन से 6.5 मिलियन टन का एक्सपेंशन होगा। उन्होंने ये भी कहा कि फिट इंडिया, खेलो इंडिया जैसे आयोजनों से लोग स्वस्थ रहेंगे तभी देश आगे बढ़ेगा। केंद्रीय इस्पात राज्य मंत्री भूपति श्रीनिवास राजू वर्मा सोमवार को बोकारो पहुंचे थे, जहां बोकारो इस्पात संयंत्र के मोहन कुमार मंगलम स्टेडियम में वनवासी कल्याण केंद्र द्वारा आयोजित प्रांतीय जनजाति खेल आयोजन हुआ, जहां वो बतौर मुख्य अतिथि के रूप में इस प्रतियोगिता का उद्घाटन करा। इस दौरान उन्होंने मंच से प्रतिभागी खिलाड़ियों का हौसला अफजाई करते हुए खेल के प्रति सरकार के विजन को स्पष्ट किया और कहा कि देश के प्रधानमंत्री खेल के प्रति रुचि रखने वाले देश के युवाओं के लिए एक नई दिशा देने का प्रयास कर रहे हैं। फिट इंडिया, खेलो इंडिया जैसे आयोजनों से लोगों को प्रेरणाएं मिली है और ऊंचाइयों को छूने का मौका मिल रहा है। देश में सभी बड़े और छोटे खेलों में जो देश का नाम, देश का मान बढ़ाया, उन सभी खेलों में जनजातीय खिलाड़ियों का योगदान रहा है। इसलिए ये मंच वैसे लोगों को भी मौका देता है जो सुदूर इलाके में रहते हैं, वो भी खेलों में भाग लेकर देश के लिए कुछ कर सकते हैं। इस्पात मंत्री के साथ इस दौरान धनबाद सांसद ढुल्लू महतो भी थे। साथ ही बोकारो इस्पात संयंत्र के प्रभारी निदेशक प्रिय रंजन भी थे, जहां उन्होंने BSL प्लांट के 20,000 करोड़ के एक्सपेंशन के बारे में कहा। यह योजना जरूर शुरू होगी। प्लांट को 4.5 मिलियन टन से बढ़ाकर 6.5 मिलियन टन करने की योजना है और यह जरूर होगी। उत्तर प्रदेश में चल रही SIR प्रक्रिया के तहत कुल 2.89 करोड़ मतदाताओं के नाम सूची से कटे हैं। 31 दिसंबर को इसका फाइनल ड्राफ्ट जारी किया जाएगा। हालांकि इसे लेकर सियासी बयानबाजी शुरू हो चुकी है। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि उत्तर प्रदेश BJP में दिखाई दे रहा आपसी घमासान भले ही सतह पर किसी विद्रोही बैठक का परिणाम बताया जा रहा हो, लेकिन इसके पीछे असली वजह SIR प्रक्रिया है। अखिलेश यादव ने दावा किया कि भारतीय जनता पार्टी को प्रदेश की हर सीट पर लगभग 61,000 वोट कम मिलेंगे। सपा प्रमुख की इस टिप्पणी पर हमारे संवाददाता ने प्रदेश सरकार में इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री सुनील शर्मा से खास बातचीत की। मतदाता सूची को दुरुस्त करने के लिए उत्तर प्रदेश में जो SIR की प्रक्रिया चल रही थी वो समाप्त हो चुकी है। जो आंकड़े अभी 31 तारीख को आएंगे, जो फाइनल डाटा होगा, लेकिन जो मोटे मोटे तौर पर सामने आया है कि करीब 2 करोड़ 90 लाख वोटर्स नदारद हैं जिनका नाम इस बार SIR की लिस्ट में कटा है, जो पुराना आंकड़ा था। इसको लेकर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने स्पष्ट तौर पर सरकार पर यह आरोप लगाया है और ये कहा है कि जो वोट कटे हैं वो भारतीय जनता पार्टी से सीधे तौर पर जुड़े हुए थे। और आंकड़ा देते हुए अखिलेश यादव ने यह कहा है कि 61,000 वोट पर सीट पर भारतीय जनता पार्टी कम होने जा रही है। कल तक वो कहते थे कि भारतीय जनता पार्टी वोट चोरी कर लिया, अब क्या कहेंगे? वो अब कह रहे हैं कि वो तो भाजपा के वोट जो है कट गया है। ये इलेक्शन कमीशन का बिल्कुल निष्पक्ष स्वच्छ सर्वेक्षण है। इसमें न वहाँ कुछ गड़बड़ थी न यहाँ कुछ गड़बड़। जो मतदाता ट्रांसफ़र हो गया है, शिफ्ट हो गया है, डेथ हो गई है, शादी होकर के दूसरी जगह चले गए हैं या उपलब्ध नहीं है, उनके नाम SIR में बाहर हुए हैं। अब वो किसका वोटर है किसका नहीं है ये तो अभी नहीं कहा जा सकता, पर मैं इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि जो मतदाता वोट डालेगा वो उत्तर प्रदेश का मतदाता है और उत्तर प्रदेश का मतदाता भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। हम तो सभी को अपना मानते हैं, वो माने या ना माने, उनका भेद होगा। देखिएगा, माननीय मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री हैं
लोकतंत्र के प्रहरी। लोकतंत्र में आवश्यक है कि सही मतदाता सूची हो और उसमें हर कार्यकर्ता अपनी जिम्मेवारी का निर्वाह करे कि हम मतदाता सूची को बिल्कुल करेक्ट कराएं ताकि सही वोटिंग हो और सही तरीके से पार्टियां चुनकर हैं। ये थे हमारे साथ प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री सुनील शर्मा, जिन्होंने स्पष्ट तौर पर ये कहा कि जो समाजवादी पार्टी के नेता की तरफ से कहा गया है अध्यक्ष पद को लेकर, वो ज़ाहिरी तौर पर बिल्कुल सही है, क्योंकि जो जिस पारदर्शिता की बात उन्होंने कही है वहाँ समाजवादी पार्टी में स्पष्ट तौर पर ये पता है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जो अपने कार्यकर्ताओं पर ध्यान देती है। आनंद सिंह, एपीएन न्यूज़, लखनऊ। उत्तर प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान पिछले दिनों लखनऊ में कुशीनगर के बीजेपी विधायक पंचानंद पाठक के सरकारी आवास पर ब्राह्मण विधायकों की एक बैठक हुई थी। इस बैठक से सूबे की सियासी सरगर्मी तेज हो गई, जिसे लेकर बीजेपी अध्यक्ष पंकज चौधरी ने बैठक करने वाले विधायकों को नसीहत और सख्त चेतावनी दी थी। ब्राह्मण विधायकों की अपने आवास पर बैठक करने वाले पीएन पाठक ने कई दिनों बाद अब सोशल मीडिया के जरिए अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की। उन्होंने साफ साफ शब्दों में कहा कि ब्राह्मण समाज को जोड़ने का काम करता है, तोड़ने का नहीं। पीएन पाठक के ट्वीट को क्या पंकज चौधरी की चेतावनी का जवाब माना जाए? बीजेपी विधायक पीएन पाठक लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं। पहले अपने आवास पर बीजेपी ब्राह्मण विधायकों की बैठक और अब ट्वीट करके ब्राह्मण को समाज का मार्गदर्शक बताया है। पीएन पाठक ने अपने ट्वीट में लिखा, जय श्री राम, जय सनातन, जय भाजपा। सनातन परंपरा में ब्राह्मण को समाज का मार्गदर्शक, विचारक और संतुलनकर्ता माना गया है। जहां ब्राह्मण एकत्र होता है वहां ज्ञान, विवेक और चिंतन का मंथन होता है। जो हिंदू अस्मिता को सशक्त बनाता है उसका धर्म समाज को जोड़ना है, विभाजन नहीं। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई याचिका में उत्तर पूर्वी नागरिकों के खिलाफ नस्ली अपमान को हेट क्राइम घोषित करने की मांग करते हुए केंद्र और राज्यों में विशेष पुलिस इकाइयों, स्थायी नोडल एजेंसियों और शैक्षणिक संस्थानों में जागरूकता कार्यक्रमों के निर्देश देने की मांग की गई है। वकील अनुप्रकाश अवस्थी द्वारा ये याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई है, जहां देहरादून में अध्ययनरत दिवंगत छात्र एंजल चकमा के मामले को लेकर राज्य सरकार ने सख्त रुख अपनाया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एंजल चकमा के पिता से फोन पर बातचीत कर घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया और उन्हें भरोसा दिलाया कि इस जघन्य प्रकरण में शामिल सभी दोषियों के विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार इस मामले को पूरी गंभीरता से देख रही है और ऐसी अमानवीय घटनाएं राज्य में किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रकरण में अब तक 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जबकि एक फरार आरोपी की तलाश के लिए पुलिस की टीमें लगातार तबिश दे रही हैं। उन्होंने ये भी जानकारी दी कि घटना के संबंध में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह तथा त्रिपुरा के मुख्यमंत्री डॉक्टर माणिक साहा से चर्चा की गई है और मामले पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। वहीं मुख्यमंत्री धामी ने स्पष्ट किया कि देश और विदेश से उत्तराखंड में शिक्षा ग्रहण करने आ रहे छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने और भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए सरकार हर स्तर पर आवश्यक कदम उठा रही है और इस दिशा में किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं बरती जाएगी। नए साल की दस्तक के साथ ही महाराष्ट्र ने नशे के खिलाफ जीरो टॉलरेंस का साफ और सख्त संदेश दिया। महाराष्ट्र एंटी नार्कोटिक्स टास्क फोर्स यानी एएनटीएफ ने कर्नाटक के बेंगलुरु में एमडी ड्रग्स और मैफेड्रॉन नेटवर्क पर बड़ी और निर्णायक कार्रवाई करते हुए ड्रग माफिया की कमर तोड़ दी है। इस हाई इंपैक्ट इंटर स्टेट ऑपरेशन में एमडी ड्रग बनाने वाली 3 अवैध फैक्ट्रियों को पूरी तरह नष्ट कर दिया गया है, जबकि 55 करोड़ 88 लाख रुपए से ज्यादा की मादक सामग्री जब्त की गई है। यह कार्रवाई महाराष्ट्र एएनटीएफ, बेंगलुरु सिटी पुलिस और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी एनसीबी की संयुक्त टीम ने अंजाम दिया। दरअसल इस पूरे ड्रग नेटवर्क का खुलासा 21 दिसंबर को मुंबई से हुई गिरफ्तारी के बाद शुरू हुआ। मुंबई से अब्दुल खादर को करीब 1.5 किलो मैफेड्रॉन के साथ पकड़ा गया। पूछताछ में बेंगलुरु निवासी प्रशांत पाटिल का नाम सामने आया। इसके बाद कार्रवाई तेज हुई और सुरेश यादव और मलखान रामलाल विश्नोई को भी गिरफ्तार कर लिया गया।
जांच में कोई सक्रिय ड्रग लैब तो नहीं मिली, लेकिन अलग अलग ठिकानों से भारी मात्रा में कच्चा रॉ मटेरियल और केमिकल उपकरण बरामद किया गया। पुलिस ने 4.2 किलो मैफिड्रॉन, करीब 17 किलो कच्चा रॉ मटेरियल, बैरल, मिक्सर और अन्य केमिकल उपकरण जब्त किए हैं। एसओसीओ टीम की जांच में ये भी सामने आया कि जब्त सामग्री में मेथिलामाइन, हाइड्रोब्रोमिक एसिड, एल्यूमिनियम क्लोराइड, सोडियम कार्बोनेट और ऑक्सैलिक एसिड जैसे खतरनाक केमिकल शामिल थे, जो बड़े पैमाने पर ड्रग निर्माण की तैयारी की ओर इशारा करते हैं। महाराष्ट्र पुलिस ने कुल जब्ती की कीमत करीब 55 करोड़ रुपए बताई। 24 और 25 दिसंबर को चले इस ऑपरेशन के बाद आरोपियों को पहले देवनहल्ली कोर्ट और फिर नवी मुंबई के बेलापुर कोर्ट में पेश किया गया, जहां अदालत ने सभी आरोपियों को 1 जनवरी तक पुलिस कस्टडी में भेज दिया है। अब इस मामले की जांच मुंबई और कर्नाटक से आगे बढ़कर जोधपुर तक पहुंच गई है। पुलिस को आशंका है कि वहां भी ड्रग निर्माण से जुड़ी गतिविधियां चल रही हैं। फिलहाल पूछताछ जारी है और आने वाले दिनों में और भी बड़े खुलासे की संभावना जताई जा रही है। महाराष्ट्र के एंटी नारकोटिक टास्क फोर्स के जो है कोकन यूनिट ने वासी से एक आरोपी को गिरफ्तार किया था। कादर नाम का आरोपी के पास से जब गिरफ्तार किया गया तो वहां पे ड्रग्स मिला था, जिसके पास उससे पूछताछ की गई। ताल्लुकात बेंगलुरु तक मिले। हालांकि जब टास्क फोर्स की जो टीम बेंगलुरु पहुंची थी तो वहां पे 3 अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी की गई है। छापेमारी में कई रॉ मटेरियल जब्त किए गए हैं। अब देखना है कि वहाँ से जो आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं उनसे क्या नए सुराग मिलते हैं। हालांकि जो आरोपी को यहाँ पर जो है न्यायालय में पेश किया गया था, 1 जनवरी तक उन्हें पुलिस कस्टडी में भेजा गया है। तो जांच में देखना है कि क्या नए खुलासे होते हैं। संजीव सोनी, एपीएन न्यूज़, नई मुंबई। खबर मध्य प्रदेश के इटारसी से है। इटारसी स्थित ऑर्डिनेंस फैक्ट्री को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में उस समय हड़कंप मच गया जब फैक्ट्री प्रबंधन को ईमेल के माध्यम से बम से उड़ाने की धमकी मिली। सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियां मौके पर पहुंच गईं। फैक्ट्री परिसर और आसपास के इलाकों को सुरक्षा घेरे में ले लिया गया। बम निरोधक दत्ता और डॉग स्क्वाड द्वारा सघन तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। एहतियात के तौर पर फैक्ट्री की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। पुलिस अधीक्षक साईं कृष्णा एस थोटा ने बताया कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री प्रबंधन को ईमेल के माध्यम से बम से उड़ाने की धमकी मिली थी। धमकी भरा ईमेल कहां से भेजा गया, इसकी साइबर सेल द्वारा जांच की जा रही है। फिलहाल किसी भी संदिग्ध वस्तु की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन सुरक्षा एजेंसियां कोई भी चूक नहीं करना चाहती हैं। ईमेल के माध्यम से धमकी की सूचना मिली थी। सुरक्षा के सभी जरूरी कदम उठाए गए हैं, जांच जारी है। तो फिलहाल ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है और हर पहलू से जांच की जा रही है। जी, इटारसी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के पास एक ईमेल आया है जो कुछ संदिग्ध प्रतीत हो रहा है। उसमें एक वार्निंग दी गई है और कुछ तथ्य दिए गए हैं जिस पर जांच जारी है। एडिशनल एसपी, एसडीओपी और टीआई टीम मौके पर है। हमने हमारे बॉम्ब डिस्पोजल और डिटेक्शन स्क्वाड्स को बुला लिया है, वो भी देख रहे हैं। साथ ही में ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की जो वहाँ की टीम है इन्वेस्टिगेट कर रही है इस मैटर पे। जैसे भी कुछ होता है तो सूचित किया। सुप्रीम कोर्ट ने एक नया नियम लागू किया है जिसके तहत वकीलों को अपने तर्कों के लिए समय सीमा बतानी होगी। यह नियम कोर्ट की कार्यवाही को अधिक कुशल बनाने और समय के बेहतर प्रबंधन के लिए लागू किया गया है। नए नियम के मुख्य बिंदु हैं: पहला, वकीलों को अपने तर्कों के लिए समय सीमा बतानी होगी। दूसरा, वकीलों को अपने तर्कों के लिए लिखित नोट्स जमा करने होंगे जो 5 पृष्ठों से अधिक नहीं होने चाहिए। तीसरा, लिखित नोट्स और समय सीमा कोर्ट की ऑनलाइन पोर्टल पर जमा करनी होगी। चौथा, वकीलों को अपने तर्कों के लिए निर्धारित समय सीमा का सख्ती से पालन करना होगा। इस नियम का उद्देश्य कोर्ट की कार्यवाही को अधिक कुशल बनाना और समय के बेहतर प्रबंधन के लिए है। इससे कोर्ट को मामले की सुनवाई के लिए अधिक समय मिलेगा और न्यायपालिका की कार्यवाही में सुधार होगा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गाजा संकट को लेकर हमास को अल्टीमेटम दे दिया है। फ्लोरिडा स्थित अपने मारे लागो एस्टेट में इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से मुलाकात के बाद ट्रंप ने साफ शब्दों में कहा कि अगर हमास ने जल्द हथियार नहीं डाले तो उसे इसके गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। मीडिया से बातचीत में ट्रंप ने कहा कि गाजा में स्थायी शांति के लिए हमास का निरस्तीकरण अनिवार्य है। उन्होंने चेतावनी भरे लहजे में कहा, हमास को हथियार डालने के लिए बहुत कम समय दिया जाएगा। अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो भुगतने के लिए तैयार रहें। ट्रंप ने बताया कि नेतन्याहू के साथ उनकी बातचीत का मुख्य एजेंडा गाजा में संघर्ष विराम और हमास की भूमिका रहा। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर दोनों देशों के विचार काफी हद तक एक जैसे हैं। ट्रंप के मुताबिक हमने कई अहम निष्कर्ष निकाले। हम जिस दिशा में जाना चाहते हैं उस पर हमारे बीच बहुत कम मतभेद हैं।
बांग्लादेश की राजनीति में एक युग का पट्टाचेप हो गया। संघर्ष, सत्ता और साहस की प्रतीक रही बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री और बीएनपी की अध्यक्ष खालिदा जिया का 80 साल की उम्र में निधन हो गया। दिल और फेफड़ों में इन्फेक्शन की वजह से 23 नवंबर 2025 को उनको ढाका के अपोलो अस्पताल में एडमिट कराया गया था और उसके बाद में उनका पिछले 36 दिनों से इलाज चल रहा था। लेकिन पूर्व प्रधानमंत्री बेगम खालिदा जिया का आज सुबह 6 बजे फज्र की नमाज से ठीक बाद निधन हो गया। बांग्लादेश की पहली महिला प्रधानमंत्री जिया लंबे समय से कई स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रही थी, जिनमें लिवर सिरोसिस, गठिया, डायबिटीज और किडनी, फेफड़े, दिल और आंखों से जुड़ी पुरानी बीमारियां शामिल थीं। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री बेगम खालिदा जिया के निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख जताते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दी। पीएम मोदी ने खालिदा जिया के साथ मुलाकात की पुरानी तस्वीरें भी शेयर की। प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी पोस्ट में लिखा कि ढाका में पूर्व प्रधानमंत्री और बीएनपी चेयरपर्सन बेगम खालिदा जिया के निधन के बारे में जानकर बहुत दुख हुआ। उनके परिवार और बांग्लादेश के सभी लोगों के प्रति हमारी गहरी संवेदनाएं हैं। ईश्वर उनके परिवार को इस दुख को सहने की शक्ति दे। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।